हेलो फ्रेंड्स, मैं मदन सर। यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज अपने 12th क्लास का टॉपिक स्थिर विद्युत की स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्थिर विद्युत की अपने पास है क्या, तो इसके बारे में अपने देखते हैं। तो स्थिर विद्युत की नाम से पता चल रहा है, स्थिर विद्युत की स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन करना। तो इस यूनिट के अपने अंदर दो चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर अपने पढ़ेंगे विद्युत आवेश व विद्युत क्षेत्र तथा गाउस का नियम। सेकंड टॉपिक अपने देखेंगे इसके अंदर विभव विभांतर तथा संधारित्र। तो स्थिर विद्युत्की की क्या परिभाषा बनती है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर विद्युत्की कहते हैं। स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन करने का मतलब इसमें जो अपना आवेश है ये पूर्ण रूप से क्या है, रुका हुआ है। आवेश गति नहीं कर रहा, आवेश चल नहीं रहा, आवेश एक जगह पर स्थिर पड़ा है। तो इसका मतलब जब आवेश अपना स्थिर रहेगा तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जब आवेश गति करने लग जाता है तो आपके पास उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो अपने इन दोनों यूनिटों के अंदर अपना जो आवेश है वो रुका हुआ है, एक जगह पे स्टेबल पोजीशन के अंदर है। परंतु आगे की जो यूनिट है उसके अंदर पढ़ेंगे आवेश अपने पास क्या कर रहा है, गति कर रहा है, आवेश अपना चल रहा है। तो क्या परिभाषा बनेगी अपने पास यहाँ पे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर विद्युत्की कहते हैं। स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन करना। अब अपने पास बात आती है कि ये आवेश क्या है। आवेश, इसके बारे में देखेंगे। तो आवेश क्या होता है? आवेश वस्तु का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं दो एग्जाम्पलों की, वहां से आवेशों के बारे में अपने आगे और देखेंगे। जैसे अपने मान लेते हैं Mg, मैग्नीशियम, सोडियम, या अपने मान लेते हैं क्लोरीन। अब आप इसमें देखें, इसमें से कोई सा भी अपने एक चॉइस कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सोडियम ले लिया। सोडियम में देखिए 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 281। अब इस सोडियम को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। या तो ये सोडियम क्या चाहता है कि 7 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करे, या ये सोडियम चाहता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, त्याग कर दे। तो अपने पास आसानी कौन सी है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। तो अपने पास पहले प्रोटॉन कितने हैं? यहाँ पे प्रोटॉन है सोडियम के अंदर 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया,
जब इलेक्ट्रॉन निकलकर चला गया तो अपने पास क्या आया, प्रोटॉन तो कितने हैं, 11 ही हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 10। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 10, और प्रोटॉन कितने, 11। अब इसके पास प्रोटॉन एक से क्या है, ज्यादा है, यानी एक प्रोटॉन क्या है, एक प्रोटॉन ज्यादा है। इसका मतलब सोडियम पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, इसलिए अपने सोडियम को क्या लिख देते हैं, Na+। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन निकलकर चला जाता है, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन निकलने से अपने पास कौन सा चार्ज प्राप्त हुआ, उसके ऊपर पॉजिटिव। अब अपने बात करते हैं क्लोरीन की। अगर मैं यहां से क्लोरीन को देखूं तो क्लोरीन के अंदर 2, 8, 7। अब इसके पास अष्टक पूरा करने के लिए इसको या तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागे और या 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ग्रहण करे। तो इसके लिए इजी क्या है, अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ये ग्रहण कर लेगा। वैसे अगर जनरल देखें तो जिसके आपके पास आउटर के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, और 5 से कम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, त्याग देता है। तो अपने यहां से देखें 2, 8 और 7। अब ये इसके पास अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन कितने हैं, 17, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17। अब ये क्या काम करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा तब इसका अष्टक है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18, और प्रोटॉन कितने हैं, 17। अब इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, और एक इलेक्ट्रॉन जब इसके पास ज्यादा आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आने का मतलब इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, आपके पास नेगेटिव। तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों यहां से क्या पता चला कि अगर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो चार्ज कौन सा आता है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो चार्ज कौन सा आता है, माइनस। इसका मतलब जो आवेश है, चार्ज है, वो अपने पास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक अपने पास धनात्मक और एक अपने पास क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो धनात्मक कैसे उत्पन्न हुआ, अगर अपने धनात्मक की बात करें, धनात्मक कैसे उत्पन्न हुआ, धनात्मक पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11, यहाँ पे कितने हैं, 10, तो इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, यहाँ पे कमी। तो पॉजिटिव चार्ज धनात्मक किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को बताता है। और अगर मैं ऋणात्मक की बात करूं यहां से, तो ऋणात्मक किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन की वर्दी को बताता है। तो इस तरह से अपने पास आवेशों के 2 प्रकार देखें अपने, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। अब अगर अपने इसमें बात करते हैं कि जो आपके पास धनावेश और जो ऋणावेश आए हैं, इसमें ट्रांसफर किसका हुआ है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन ही आपके पास क्या हो रहे हैं, या तो जा रहे हैं या अपने पास आ रहे हैं। अगर अपने से कोई पूछ ले कि प्रोटॉन क्यों नहीं गए, प्रोटोनों का ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, तो इसका क्या रीजन हो सकता है, अपने पास प्रोटोनों का ट्रांसफर इसलिए नहीं हुआ कि एक तो प्रोटॉन अपने पास क्या होते हैं, जो नाभिक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बल के द्वारा आपस में क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, जिसे अपने कौन सा बल कहते हैं, परबल नाभिकीय बल कहते हैं। एक अपने पास जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, यहां पे मैं बात कर रहा हूं आगे, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है अपने पास, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एक तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर क्यों हुए, प्रोटॉन क्यों नहीं हुए, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर आपके पास जो चार्ज है, यानी जो आपके पास प्रोटॉन है, वो नाभिक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बल के द्वारा क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। इसे नाभिकीय बल कहते हैं, या नाभिकीय बल के द्वारा ही क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। दूसरी बात, प्रोटॉनों के ऊपर
जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन से कितने गुना ज्यादा होता है, 1837 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब प्रोटॉन पर वेट क्या हुआ, ज्यादा। हल्का कौन सा हुआ, इलेक्ट्रॉन, इसलिए ट्रांसफर किसका होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। तो अपने पास क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोटॉन ये प्रोटोनों का ट्रांसफर नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों का ही ट्रांसफर होता है। क्यों होता है, तो आप ये रीजन देंगे कि प्रोटोनों का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना ज्यादा होता है। या जो नाभिक के अंदर जो आपके पास प्रोटॉन होते हैं वो एक परबल नाभिकीय बल के द्वारा आपस में बंधे हुए होते हैं। तो ये अपने हल्का सा चैप्टर के बारे में देखा है। अब अपने इसको एग्जाम्पल से और समझते हैं आगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जैसे अपने यहां से क्वेश्चन निकालेंगे, जैसे द्रव्यमान की बात करें, अगर यहां पे द्रव्यमान का कंसेप्ट लगाएं अपने, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी। इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होती है तो चार्ज अपने पास कौन सा आता है, धनावेश। और इलेक्ट्रॉन की वर्दी होती है तो चार्ज अपने पास कौन सा आता है, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन की कमी यानी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी बॉडी में चला गया, अगर वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इसका मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर चला गया, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अपने पास कम हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उससे क्या हो गया, निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया तो इसका मतलब इसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। किसके द्रव्यमान में, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहां पे द्रव्यमान में क्या होगी, द्रव्यमान में कमी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास ये कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपने पास बॉडी पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। और बॉडी पे जब चार्ज पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब धनावेश जो होता है, धनावेश, उसके द्रव्यमान में क्या होती है, कमी होती है। और बात करें यहाँ पे ऋणावेश की, तो ऋणावेश कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वर्दी। वर्दी का मतलब उस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला गया, और इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा चला जाता है तो इसका मतलब उसका द्रव्यमान पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जिसके ऊपर ऋणावेश आता है उसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहां पे दोस्तों अपनों ने आज देखा है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन करना, स्थिर विद्युत की, आवेश वस्तु का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न करता है। फिर अपनों ने आवेश दो प्रकार के निकाले, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव जिस पे चार्ज होता है उसके द्रव्यमान में क्या होती है, कमी। और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसी चीज को दोस्तों अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अपने पास एक कांच की छड़ है, ये अपने पास एक कांच की छड़ है। अब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे, रेशम का कपड़ा। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर, कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। इसका मतलब रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। और कांच की छड़ पर चार्ज हमेशा कौन सा रहेगा, पॉजिटिव। तो रेशम का कपड़ा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित, और कांच की छड़ क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाती है। इस प्रोसेस में सेकंड एग्जांपल और लेते हैं अपने पास। जब अपने एबोनाइट की छड़ को एबोनाइट की छड़ को ऊन या फर से रगड़ा जाता है, ऊन या फर से रगड़ा जाता है, तो ऊन से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ में आ जाते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऊन से निकले तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कौन सा होगा, ऋणात्मक। और यहाँ पे चार्ज कौन सा होगा, धनात्मक।
तो इस एग्जाम्पल से भी अपने समझ सकते हैं कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, जिससे कांच की छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित, और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। ऐसे ही जब एबोनाइट की छड़ को ऊन या फर से रगड़ा जाता है तो फर से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनाइट की छड़ में आ जाते हैं, जिससे एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित और फर क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। अब आपसे इस एग्जांपल में पूछ ले कि किसके द्रव्यमान में कमी हुई और किसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर गया तो इसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी। तो कांच की छड़ के द्रव्यमान में क्या होगी, कमी, और रेशम के कपड़े के द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, जो मैंने आपको अभी पीछे एग्जाम्पल बताया था। तो द्रव्यमान में कमी और वृद्धि होना। अब अपने इसमें देखें, ये पॉजिटिव है। ऐसे ही अगर एक कांच की छड़ और तैयार कर ले रेशम के कपड़े से रगड़कर, तो कांच की भी तैयार कर ले और एक रेशम की भी, एबोनाइट की भी कर ले। जैसे मान लो मैंने एक कांच की छड़ और तैयार कर ली इस तरह से, ये मेरे पास रेशम का कपड़ा और ये मेरे पास है कांच की छड़। ऐसे ही मैं यहां पे लेता हूं, ये मेरे पास है एबोनाइट की छड़ और दूसरा मैं ले लेता हूं, ये है मेरे पास ऊन। ऐसे ही अपने अभी देखा, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में चले जाते हैं, रेशम में। तो यहाँ पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा है, पॉजिटिव। सेम एग्जांपल लिया है मैंने। एबोनाइट को ऊन से रगड़ेंगे तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आ गया, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सा है, नेगेटिव। अब दोस्तों अपने इस कांच की छड़ को कांच की छड़ के पास में ले जाएं और एबोनाइट की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास ले जाएं। दोनों को जब अपने पास में ले जाके देखते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, धक्का देती है, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ यहां से कि अगर अपने पास अगर आवेशों की प्रकृति क्या है, समान है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे। फिर मैंने क्या किया कि एक कांच की छड़ और एक एबोनाइट की छड़ को पास में ले गए, तो इस पे चार्ज कौन सा, प्लस, इस पे चार्ज कौन सा, माइनस। तो अपनों ने क्या देखा कि जब आपके पास चार्ज विपरीत प्रकृति के होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या निष्कर्ष निकला, पहले तो अपनों ने निकाला कि आवेश आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार, धनात्मक और सेकंड ऋणात्मक। सेकंड रिजल्ट अपने निकाल रहे हैं, समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। सेकंड, असमान प्रकृति के आवेश, असमान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, आकर्षित। तो यहां से अपने पास आवेशों के बारे में दो रिजल्ट हैं वो मिल जाते हैं। अगर मैं सिंपल क्वेश्चन की बात करूं इसके ऊपर, जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, या सेकंड Q1 Q2 लेस देन 0, और इसमें पूछ लेता है कि इन आवेशों की प्रकृति कौन सी है या ये निकाय किसको प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सिंपल है, देखने में अपने को लग रहा है कि ये किस तरह से सोल्व करेंगे, पर तो जब अपने इसको सोल्व करेंगे तो बहुत इजी है ये क्वेश्चंस। अगर मान लो मैं इसमें ये मान लेता हूं कि ये दोनों आवेश हैं, ये पॉजिटिव हैं, या दोनों आवेश नेगेटिव हैं, या ये पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव, दो चीज है तो चार कॉम्बिनेशन अपने पास बन सकते हैं। अब Q1 Q2 का जो गुणा है वो 0 से बड़ा आना चाहिए, Q1 Q2 का मल्टीप्लाई 0 से बड़ा आना चाहिए। अब 0 से बड़ा कैसे आएगा कि ये दोनों प्लस हैं, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा अपने पास, प्लस। इसका मतलब इसका गुणा किया तो प्लस, इसका गुणा किया तो भी प्लस,
इसका गुणा करेंगे माइनस, इसका गुणा करेंगे माइनस। क्या माइनस में वैल्यू बड़ी हो सकती है जीरो से? तो ये आंसर तो अपने पास क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। इसका मतलब सेम सेम प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस। तो इसका मतलब इन दोनों आवेशों की प्रकृति क्या है, समान है। या तो दोनों क्या है प्लस प्लस, या दोनों क्या है माइनस माइनस। तो ये निकाय किसको प्रदर्शित करता है, प्रतिक्षणात्मक बल को करता है। यानी इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। या आपने लिख सकते हैं दोनों आवेशों की प्रकृति समान है। समान में या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस। अब दोस्तों इसको देखिए, इसमें देखिए एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस। अगर आप प्लस प्लस लेते हो तो जीरो से वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे ये। इसमें दोनों अपने को विपरीत लेने पड़ेंगे, एक प्लस और एक माइनस। वो अपने को पता नहीं कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है, परंतु अपने को ये पता है कि प्लस माइनस के बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण। तो अपना सिस्टम किसको प्रदर्शित करता है, आकर्षण को प्रदर्शित करता है। या आपने क्या ले सकते हैं, दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत है। तो इस तरह से दोस्तों आज अपनों ने क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर स्थिर विद्युत्की के अंदर इसकी परिभाषा देखिए कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर विद्युत्की कहते हैं। और आवेश के बारे में देखा है, आवेश वस्तु का वह गुण होता है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। फिर अपनों ने एग्जाम्पलों से समझा है कि आवेश जो आपने पढ़ा ये दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो प्रतिकर्षित करते हैं और असमान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो आकर्षित करते हैं। फिर अपनों ने यहाँ से एक दो न्यूमेरिकल्स देखे ये छोटे, और अपनों ने एक चीज देखी थी जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इसका मतलब उस पर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव, जिसके द्रव्यमान में क्या होती है, कमी होती है। और जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव जाता है उसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है, शेयर और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताएं। थैंक यू।